हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। लेकर आ चुका हूं आप सब लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले चैप्टर का वन शॉट। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कई बार ये क्वेश्चन चलता है कि सर जो हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है इसको कैसे कवर अप करना है, क्या हम करें, राइट, कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। और साथ ही साथ में क्या हमें कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक कवर करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को एज सच कुछ भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है आपके एनसीईआरटी की मदद से ही, राइट। इनफैक्ट ये जो आपकी जितनी भी वन शॉट वीडियोज़ रहेंगी, इन सारी की सारी वन शॉट वीडियोज़ को मैं आप सब लोगों के लिए एनसीईआरटी से ही कवर करवाऊंगा, तो आप सब लोग भी एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, और चैप्टर की जो सबसे पहली नंबर 1 यूनिट है वो है डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 1990, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आपके पहले चैप्टर का नाम है। अब ये डेवलपमेंट पॉलिसीज 1947 से 1990 तक ही क्यों है? 1990 के बाद क्या हुआ था? तो आप सब लोगों को पता है कि 1991 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, जिन रिफॉर्म्स के अंदर आप लोग एलपीजी की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात होती है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया एक अलग तरीके से चलता है, या फिर इंडिया की जो पॉलिसीज होती हैं वो अलग तरीके से आती हैं। तो आपको उस फेज़ को एक अलग तरीके से पढ़ना है। लेकिन पहला फेज़ हमारे पास यही रहेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस हिसाब से रही जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जाते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि जिस दिन ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर जाते हैं उस समय पर हमारी परिस्थितियां कैसी थी। यानी कि हम लोग इकोनॉमिकली कैसा कर रहे थे, हम लोग सोशली कैसा थे, हम पॉलिटिकली कैसे थे, राइट, हमारे पास कितने रिजर्व्स थे, हमारे पास कितना फंड्स था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा था, इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या थी लोगों की, नेशनल इनकम क्या थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल के दौरान, यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान जो हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इकोनॉमिकली हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ डेवलप उस पर्टिकुलर फेज के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर नहीं करने लग रहे थे। बात करेंगे उसके बारे में भी। इंडिया की मेजर डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी उस समय पर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी थी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा था? फॉरेन ट्रेड हम लोग किया करते थे उस समय के अंदर या नहीं किया करते थे? तो आप सब लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले भी हम लोग ट्रेड किया करते थे। हमारा ट्रेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में चला करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि ब्रिटिशर्स के आते ही हम लोग ट्रेड जो है वो स्पेसिफिक कर देते हैं 50% तक, या फिर 50% से जो ज़्यादा का जो ट्रेड था वो हम लोग ब्रिटेन के साथ करने लग रहे थे, और उसके साथ जो बचा हुआ ट्रेड था वो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ ही करने लग रहे थे। यानी कि ट्रेड जो था वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो चुका था। डेमोग्राफिक कंडीशंस कैसी थी? यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी थी? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी या नहीं हो रही थी? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारा? और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हम लोग कैसा कर रहे थे? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा था या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं था, उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे, राइट। तो ये शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़िए। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग को एक चीज़ समझ में आएगी कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो ब्रिटिशर्स का जो ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स वॉज टू फोल्ड। दो तरफी ऑब्जेक्टिव था। पहला ऑब्जेक्टिव था टू मेक इंडिया एन इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। इंडिया को फिनिश गुड्स का क्या किया जा सके? इंपोर्टर बनाया जा सके। एंड टू मेक इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ, और इंडिया को क्या बनाया जा सके? इंडिया को एक्सपोर्टर बनाया जा सके किसका? रॉ मटेरियल का। टू मेक इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल, भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया जा सके। यानी कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस, राइट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द Britishers was to make India exporter of the raw material
एंड टू मेक इंडिया द इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, है ना, फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाना और एक्सपोर्टर बनाना रॉ मटेरियल का। तो क्या बोलता है, द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। इंडिया को क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई बनाना है। किसके लिए, ग्रेट ब्रिटेन्स ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। क्या होता है कि उस समय के दौरान आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ क्या करने लग रहा था, ग्रो करने लग रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज ग्रोइंग विद अ ग्रेट पेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करने लग रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करने लग रहे थे, इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लग रहे थे। और वहां पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करता था और उस फिनिश गुड्स को फिर क्या किया जाता था, इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाता था। और इंपोर्ट करने के बाद इंडिया के अंदर ही क्या करते थे हम लोग, उसे बेचा करते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स बेचा करते थे उसे इंडिया के अंदर ही। So an understanding of the exploitative natures of this relationship is essential for an assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades. तो कहता है हमें ये जो exploitative nature है ना, ये जो कौन सा नेचर है, exploitative नेचर है, इस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहता है अब हमें 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, यानी कि लगभग 7.5 डिकेड्स हमें हो चुके हैं आज़ाद हुए। तो हमें ये चेक करना है कि हमने ये 75 सालों के अंदर जो आज हम लोगों ने अचीव किया है, इट हैज़ कम्ड विद अ कॉस्ट। इसके साथ हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करी है। ठीक है, क्लियर है। अब आइए आगे समझते हैं और क्या कहता है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के अंदर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के इंडिया के अंदर आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी जो हुआ करती थी वो इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, इंडिपेंडेंट हुआ करती थी। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था कि यार हम लोग सारे के सारे वर्ल्ड के साथ में ट्रेड किया करते थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, राइट। बेशक हमारा जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था या फिर जो मेन सोर्स जिसके ऊपर ज़्यादा कर लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे, डैट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को एक चीज़ समझने के लिए मिलेगी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने लग रहा था। दो वी आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, येट द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, स्टैग्नेंट था और बैकवर्ड था। सो कहता है एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था ज्यादातर लोगों के लिए। कंट्री की इकोनॉमी जो थी उसको करेक्टराइज किया जाता था वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ में, यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे लेकिन हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी उस समय पर किया करते थे। अब क्या कहता है, इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाता था उसकी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल के लिए, मेटल्स और प्रीशियस स्टोन वर्क के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था थ्रू आउट वर्ल्ड में अंदर। ये प्रोडक्ट जो थे इन्हें वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रेपुटेशन मिली हुई थी। फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्योंकि इंडियंस जो थे वो यूज करते थे, है ना, जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता था इंडियंस के द्वारा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। और साथ ही साथ में क्राफ्टमैनशिप जो है, यानी कि जो हमारे कारीगर हुआ करते थे वो कारीगर भी बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ों को बनाया करते थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो भी प्रोडक्ट बनता था उसका एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन था। पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको क्या किया जाता था, रिकॉग्नाइज किया जाता था, माना जाता था कि ये जो रॉ मटेरियल है ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। अब अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं तो आपको इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कहां पर देखने के लिए मिलती है। तो यार देखो, इंडिया के अंदर अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो टेक्सटाइल के अंदर सबसे पहले देखिए मुस्लिन, राइट। मुस्लिन एक कॉटन टेक्सटाइल है जिसका ओरिजिनेशन आपको बंगाल से देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसका ओरिजिनेशन आप लोग कहां से देखते हैं, बंगाल से देखते हैं। और बंगाल के अंदर भी पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं ढाका की, और ढाका कौन से वाला ढाका है, ये ढाका है बांग्लादेश वाला। आप सब लोग पहले जानते हैं कि बांग्लादेश जो था वो क्या था, इंडिया का पार्ट था, है ना। बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड किया जाता था, तो अभी वो क्या है, अपना बांग्लादेश है। बांग्लादेश के अंदर राइट यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलती थी और इंडिपेंडेंस से पहले उसे ढाका बोला जाता था, राइट।
जो अभी क्या है कैपिटल है बांग्लादेश की। जो डकाई मुस्लिम हुआ करता था उसको वर्ल्ड वाइड एक फेम मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि जो एक्विसिट टाइप्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल जो यूज किया जाता था उसकी वजह से। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो मुस्लिम था, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मलमल भी बोलते थे। और समटाइम जो फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया के अंदर आते थे उसे मलमल शाही और मलमल खास बोलते हैं, है ना। मलमल शाही और मलमल खास के नाम से भी उसे जाना जाता है। शाही मलमल और मलमल खास के नाम से उसे क्यों बोला जाता है? उसे इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि उसको वियर किया जाता था और दैट वाज बेसिकली फिट फॉर द रॉयल्टीज। राजा महाराजाओं के लिए, राजा रजवाड़ों के लिए जो क्वालिटी ऑफ कॉटन के जो ड्रेसेस बनते थे वो उनके द्वारा वियर किए जाते थे, यानी कि दैट वाज द सिंबल ऑफ रॉयल्टीज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं बात करता हूं इकोनॉमिक पॉलिसीज की जो ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं। अब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के द्वारा पुट इन की जाती है वो बेसिकली क्या थी, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के हिसाब से वो कभी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं लेकर आए। बट द बेसिक इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज टू सपोर्ट देयर इकोनॉमी, यानी कि जो उनके वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी के साथ ग्रो कर रहा था उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उसको कैसे फ्लरिश किया जाए, उसको कैसे ग्रो करवाया जाए, उसके बारे में ज्यादा सोचते थे। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूडेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द पोटेंशियल प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कंट्री, यानी कि वो इंडियन कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, बल्कि वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा सोचते थे। और इन पॉलिसीज की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन से प्रोडक्ट लेकर आओ, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाओ, ब्रिटेन के अंदर जाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का यूज करो, उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, फिनिश्ड गुड्स के अंदर, और इंडिया की मार्केट के अंदर आकर डंप करो। अच्छा, इसका एक नुकसान भी था। नुकसान क्या था? सबसे बड़ा नुकसान जो आप लोगों को फेस करने के लिए मिलता है या फिर देखने के लिए मिलता है वो यही था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी या फिर इंडिया की जो मार्केट थी उसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल और पर कैपिटा इनकम। अच्छा, एक चीज और थी कि कभी भी ब्रिटिशर्स ने ये जानने की कोशिश नहीं करी या फिर ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इंडियंस जो है वो कैसा परफॉर्म करने चल रहे हैं, इंडिया की नेशनल इनकम कैसी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कैसी है ना, इसके बारे में कभी प्रयास नहीं किया गया। लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने थोड़ा बहुत प्रयास किया उस समय पर, है ना। लेकिन जब इंडिविजुअल स्कॉलर्स ने प्रयास किया तो उनका जो रिजल्ट था डेट वाज कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट वहां पर देखने के लिए मिले। लेकिन उन अटेम्प्ट्स में से भी जो कुछ नोटेबल पर्सन थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिल्डस सीरस, विकी आर.बी. राव, आर.सी. देसाई, इन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को जानने की कोशिश करी। और इसमें से भी सबसे अच्छा अटेम्प्ट राव का माना जाता है, यानी कि विकी आर.बी. राव का अटेम्प्ट जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, राइट। कॉलोनियल पीरियड के अंदर उनको सिग्निफिकेंट रोल माना जाता है जिन्होंने बताया कि इंडिया की ओवरऑल कंडीशन कैसी है। हाउएवर आपको जो ओवरऑल देखने के लिए मिलता है कि ओवरऑल इंडिया की जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के अंदर दैट वाज 2%, है ना, दैट वाज लेस देन इवन 2% एंड दैट वाज कपल्ड विद अ मीगर 0.5% ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, यानी कि 2% से कम था ओवरऑल रियल आउटपुट जो था। और उसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि मीगर 0.5% जो है ग्रोथ जो है वो हम लोग देख पा रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा परफॉर्म करता था उस समय पर, है ना। तो क्या बोलता है, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वर रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रीरियन, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थी। लगभग 85% हमारी जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थी। लेकिन इसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था और इसके अंदर अनयूजुअल डिटोरेशन थी, यानी कि कमी आने लग रही थी। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एरिया था वो ग्रो करने लग रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो स्टैग्नेशन थी इसका बेसिक रीजन क्या माना जाता है, तो बोला जाता है उस समय पर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज लेकर आई गई थी उनको सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट थी, है ना।
और खासकर अगर मैं बात करता हूं तो द बेसिक रीजन वाज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाज जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अच्छा, जमींदारी सिस्टम क्या हुआ करती थी? जमींदारी सिस्टम का मतलब है कि जो जमींदार थे दे वर कंसिडर्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड, उनको ओनर ऑफ द लैंड के तौर पर कंसिडर किया जाता था। और उनका बेसिक काम यह होता था कि जो भी लैंड है उस लैंड से उनको रेंट इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स को जमा करवाना है। और अगर वो पर्टिकुलर डेट पर और पर्टिकुलर टाइम पर उस रेंट को जमा नहीं करवा पाया करते थे ब्रिटिशर्स के पास में, तो उसका डायरेक्टली मतलब है कि उनके पास जितना भी जमींदारी अधिकार है उस जमींदारी अधिकार का चले जाना। तो ये भी मजबूर थे कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो अपने रेंट को जमा करवाए। Comprising of India's present day states, the profit accruing out of the agriculture sector went to the जमींदार्स। किसके पास जाता था? जमींदार्स के पास जाता था, ना कि कल्टीवेटर्स के पास जाता था। Numbers of जमींदार्स and not just the colonial government did nothing to improve the condition of the agriculture। तो सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी कि इन्होंने पैसा तो इकट्ठा किया, लेकिन इन्होंने कभी भी पैसा तो लिया लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर, और उसी का कारण बना कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट द रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेटर। दिस कॉस्ट इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर्स। और इसकी वजह से क्या हुआ? इनके बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने के लिए हमें मिलती है। अब इसके पीछे का रीजन क्या सिर्फ और सिर्फ जमींदार थे? तो अगर सही तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज समझ में आएगी कि जमींदार्स वर आल्सो फोर्स्ड टू डू दिस। जमींदार भी क्या थे? उनको भी फोर्स किया गया था ऐसा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जमींदारों का ऐसा एटीट्यूड इसलिए होता था क्योंकि उनको भी जो सम ऑफ रेवेन्यू जो था वो फिक्स था और जमींदारों को उसे जमा करवाना पड़ता था। अगर वो समय पर जमा नहीं करवा पाते थे तो उनका जो राइट था उस राइट का चले जाना was the basic reason. Beside this low level of technology, lack of irrigation facilities, फर्टिलाइजर्स का यूज, इन फर्टिलाइजर्स भी हमारे पास नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। But this could hardly help farmers in improving the economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops. अच्छा, ये तो परिस्थितियां थी ही ऐसी, लेकिन यार इसके साथ में पता है आपको एक दिक्कत और देखने के लिए मिलती है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे उनको बोला कि अब आप सब लोग फूड क्रॉप्स को ना ग्रो करके अब आप कैश क्रॉप्स को ग्रो करोगे। और जब आप लोग कैश क्रॉप्स को ग्रो करोगे तो कैश क्रॉप्स को ग्रो करने की वजह से जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो क्या कहता है? They were producing cash crops which were to be ultimately used by the British industries back home. Despite some progress made in the irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of the soils. While a small section of the farmers changed their cropping pattern from the crops to the commercial crops, a large section of the tenant small farmers, sharecroppers, neither had resources and technology nor had the incentive to invest in this. So most of the farmer shifted from cash crop from the food crops to the cash crop, लेकिन जो नहीं कर पाए बिकॉज उनके पास उतना पैसा नहीं था, फंड्स नहीं थे, उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दिया, राइट? दे वेंट टू सम अदर सेक्टर्स, राइट? नाउ व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर? नाउ द सेकंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कुछ हमारा खासा अच्छा परफॉर्म नहीं करने लग रहा था यार। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट मच गुड, है ना? कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी कुछ खासी अच्छी कहानी नहीं थी। तो कहता है जैसा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कुछ ऐसा ही था। इंडिया जो था वो कुछ साउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बना नहीं पाया। कंट्री के जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गई। डिक्लाइन होना क्यों शुरू हो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वहां से एक्सपोर्ट करना इंडिया के अंदर शुरू किया। यहाँ के लोगों ने क्या किया? उस एक्सपोर्ट को एक्सेप्ट किया। यहाँ के लोगों ने यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया, और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो भी ग्रो नहीं करता है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वाज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ द प्लेस सो लॉन्ग एंजॉयड बाय द फार्मर्स। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसीज ऑफ द सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छी तरह से ना चले। द फर्स्ट इंटेंशन वाज to reduce India to the exporter of the important raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second to make India's sprawling market of the finished product for those product। तो वहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो इंडिया के अंदर अगर बिकेगा नहीं तो इंडिया से बेनिफिट कैसे होगा?
राइट। तो यहाँ उसके लिए ज़रूरी था कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको ख़त्म कर देना या फिर ख़राब कर देना। यहाँ की इंडस्ट्री से स्पॉइल होगी तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, जो कि हम लोग प्रोड्यूस करने लग रहे थे कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर, यानी कि ब्रिटिशर्स बनाने लग रहे थे ब्रिटेन के अंदर। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। अब यहाँ के लोगों को अगर सामान नहीं बिकेगा मार्केट के अंदर तो वो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, या फिर क्या ही प्रोडक्शन करेंगे, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, है ना। तो कहता है नई डिमांड जो थी वो इंडियन कंज्यूमर मार्केट के अंदर आना शुरू हो गई और लोकली मेड गुड्स की डिमांड जो है मार्केट के अंदर होना कम हो गई। दिस डिमांड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट एंड चीप मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, है ना। तो ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर गुड्स को हम लोगों ने लेना शुरू किया और यहां पर हमने कंज्यूम करना उसको शुरू कर दिया। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको आता हुआ दिखेगा कहां पर, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर का आना यहां पर दिखेगा इंडिया के अंदर, जहां पर डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप ऑफ द कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। इंडिया के अंदर आपको कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स का आना जो है इंडिया के अंदर नजर आता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी उसको बेसिकली डोमिनेट किया जाता था इंडियंस के द्वारा, और वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलती थी। वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, ये साउथ वाला पोर्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इस साइड हमारा क्या आता है, मुंबई गुजरात वाले जो एरियाज है वहां पर। तो कहां पर, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। जबकि जो मिल्स थी, जूट मिल्स थी, इसको जनरली डोमिनेट किया जाता था किसके द्वारा, गोरों के द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा किया जाता था, और ये कहां पर थी, बंगाल के अंदर थी। सब्सिक्वेंटली इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी आप लोगों को आती हुई दिखेगी 20th सेंचुरी के अंदर। जैसे कि सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोला जाता है, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1907 के अंदर। तो सबसे पहली इंडस्ट्रीज जो आपको आती हुई नजर आएगी, दैट वाज टिस्को, इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। कुछ और इंडस्ट्रीज भी उसके बाद आना शुरू होती है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज आती है, सीमेंट आती है, पेपर इंडस्ट्रीज आती है, वो आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। However, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India. तो इंडिया के अंदर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि कैपिटल गुड्स को बनाए, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मशीन्स को बनाए, जिसकी वजह से हम लोग कुछ और चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें, उसके बारे में बात की जाती है। Capital goods industries means industries which can produce machines, tools which are in turn used for producing articles for current consumption. The establishment of the few manufacturing unit here and there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. Furthermore, the growth rate of the new industrial sectors and the contribution to the GDP or gross value added remained very small. Another significant drawback of the new industrial sector was very limited areas of operation of the public sector. तो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा कुछ योगदान आप लोग को यहाँ पर नज़र नहीं आता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर वॉज ऑल्सो नॉट दैट मच incorporated or that much used or giving its services in the industrial sector, right? Now, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है फॉरेन सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। तो क्या फॉरेन ट्रेड हुआ करता था? तो ब्रिटिश टाइम के अंदर भी फॉरेन ट्रेड हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स को काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिला इंडिया के ऊपर स्विस कैनाल के ओपन होने के बाद। जैसे ही स्विस कैनाल ओपन हो जाता है तो स्विस कैनाल के ओपन होने के बाद ही ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर काफ़ी आसानी से अपनी प्रेजेंस को बनाकर रख सकते थे। तो ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए। तो यहाँ पर आप लोग को समझने के लिए मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया, तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन हुआ करता था पहले से ही, लेकिन ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई ट्रेड एंड टैरिफ्स की, है ना। ट्रेड एंड टैरिफ्स का मतलब क्या होता है कि भैया अगर आप हमारी परमिशन के बिना किसी और कंट्री के साथ ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। सो इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो इंडिया एक एक्सपोर्टर बना प्राइमरी प्रोडक्ट का, जैसे कि रॉ मटेरियल का, कॉटन का, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, इसका तो एक्सपोर्टर था ही, और इम्पोर्टर था हमारा फिनिश गुड्स का, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स का, लाइक मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ द ब्रिटेन। सारे के सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ब्रिटेन जो था उन्होंने अपने पास मोनोपोली कंट्रोल ले लिया इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, यानी कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया अब तुम अपने तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करोगे, अब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि तुम किस हिसाब से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे।
बोला ठीक है सर। तो ऐसे रिजल्ट उसका परिणाम क्या हुआ कि हाफ से ज्यादा ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ हुआ करता था, बाकी जो बचा हुआ ट्रेड था वो कुछ ही स्पेसिफिक कंट्री के साथ, जैसे चाइना, सिलोन जिसको श्रीलंका बोला जाता है, पर्शिया, इनके साथ हुआ करता था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात हुई स्विस कैनाल का ओपन होना। अब आइए स्विस कैनाल क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं, और स्विस कैनाल ओपन कब होता है। तो स्विस कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। आर्टिफिशियल वाटरवे का मतलब क्या होता है, ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब इंसानों ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है अपनी कन्वीनियंस के लिए। जो क्या कहां से चलता है, नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस इस्थमस ऑफ स्विस के थ्रू चलता है, नॉर्थन ईस्टर्न इजिप्ट के अंदर। ये पोर्ट साइड को मेडिटेरियन सी के साथ और मेडिटेरियन सी को गल्फ ऑफ स्विस के साथ जोड़ता है। और ये कैनल जो है वो डायरेक्ट रूट देता है शिप्स का ऑपरेट करने के लिए यूरोपियन मार्केट से एशिया के अंदर। मतलब यहां पर यूके है तो पहले यहां पर अब आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहां पर इसकी एक्सेस जो है उसको देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर डायरेक्ट आना आसानी से पॉसिबल हो पाता है। जो कि पहले क्या हुआ करता था, यूके को अगर यूके वाले लोगों को अगर इंडिया के अंदर आना होता तो इन्हें घूमकर आना पड़ता था अफ्रीका के रास्ते, और ये रास्ता काफी ज्यादा लंबा हो जाया करता था। तो इस रास्ते को काफी ज्यादा शॉर्ट और प्रिसाइज कर दिया इसने। So operating between European or American ports and ports located in South Asia, Eastern Africa, Oceania by doing away with the needs of sail from Africa। तो अफ्रीका से आने वाला जो ये रास्ता था, अफ्रीका के रास्ते जो हमें जाना था यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसको खत्म कर देता है। स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। इट्स ओपनिंग इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन ईजियर। तो इंडियन मार्केट की एक्सेस जो है वो काफी ज्यादा आसान इस पूरे के पूरे प्रोसेस जो है भैया वो कर दी। जब पूरी की पूरी प्रोसेस आसान हुई तो इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर पाना भी थोड़ा सा आसानी से पॉसिबल हो गया। The most important characteristics of the Indian foreign trade throughout the colonial period was the generation of a large export surplus। अब पूरे के पूरे कॉलोनियल पीरियड के अंदर आपको एक चीज देखने के लिए मिलती है कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो आप लोग को काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कम कर रहे हैं, है ना। बट इसकी भी हमें एक कीमत चुकानी पड़ी, है ना। जैसे कि सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, कैरोसिन एटसेट्रा वर स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। फर्दरमोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। इसकी वजह से कोई भी गोल्ड और सिल्वर जो है उसका फ्लो इंडिया के अंदर नहीं आता है, बल्कि जो भी पैसा एक्सपोर्ट सरप्लस से आया उसको यूज किया जाता था ब्रिटिशर्स के ऑफिस को सेटअप करने के लिए, और साथ ही साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते थे उनको बियर अप करने के लिए, जो वो लड़ाइयों के ऊपर राइट बियर किया करते थे, है ना, जो लड़ाइयां हुआ करती थी लड़ाइयों के ऊपर खर्चे वगैरह सब यहीं से किया जाते थे। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट था यार इसका। अब इसके बाद आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब है क्या है कि पॉपुलेशन वाइज हमारी कंडीशन कैसी थी, यानी कि ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रो कैसे कर रही थी। तो ब्रिटिश टाइम के दौरान हमारे पास ना तो बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज थी, ना हमारे पास बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज थी। इनफैक्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस समय पर ज़्यादा हुआ करता था, और साथ ही साथ में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उस समय पर बहुत कम हुआ करता था। दैट वाज 32 ईयर्स, जो कि अभी के मुकाबले 69 ईयर्स है ऑन एन एवरेज। सो वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रिटेन इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। तो मेन इंफॉर्मेशन कब आई, 1881 के अंदर आई। तो इससे एक चीज पता चलता है कि सबसे पहला जो सेंसस आता है वो कब आता है, 1881 के अंदर आता है। इसके अंदर लिमिटेशन थी, अनइवननेस थी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। हर 10 साल के अंदर सेंसस आता है। 1921 के अंदर इंडिया जो था वो फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर था। इंडिया वॉज अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921। 1921 के बाद हमारा सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है। हाउएवर जो टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया की राइट, वो बहुत ज़्यादा तेजी के साथ ग्रो नहीं कर रही थी। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कुछ इंकरेजिंग नहीं थे, यानी कि सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर हमें ये नहीं बता रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करने लग रहे हैं या नहीं करने लग रहे हैं। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बेकार था, 16% था, और इस लिटरेसी रेट के अंदर भी फीमेल लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बेकार हुआ करता था राइट। फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज नेग्लिजिबली लो टू द 7%। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, अगर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल थी भी तो वो बहुत अच्छी नहीं थी उस समय पर। वाटरबोर्न, एयरबोर्न डिसीजेस बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही थी राइट। सो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा तेज था, बहुत ज़्यादा हाई था, खासकर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब बच्चों की डेथ। अगर मैं बच्चों की डेथ की बात करता हूं तो पर 1000 के अंदर 218 बच्चों की डेथ उस समय पर हो जाया करती थी।
अगर मैं प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो अभी भी कुछ अलार्मिंग ही है, यानी कि पर 1000 बच्चों के ऊपर 33 बच्चों की डेथ हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, दैट वाज 32 ईयर्स, अभी प्रेजेंट में वो 69 ईयर्स थी। और हमारे पास कुछ रिलायबल डाटा भी आप लोगों को उस समय पर पॉवर्टी का देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसके बेसिस पर मैं आपको बोल सकूं या फिर बता सकूं कि ओवरऑल कंडीशन कितनी बेहतर थी। यानी कुछ डाटा वाटा इस हिसाब से वहां पर मेंटेन उस समय पर नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हमें एक मोटा मोटा पता चलता है कि उस समय पर कुछ खासा परफॉर्म नहीं करने लग रहा था हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस भी, कुछ अच्छी नहीं थी हमारी डेमोग्राफिक कंडीशंस भी, परिस्थितियां कुछ बेहतर नहीं थी ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल, लोग क्या किया करते थे, तो यह देखो कॉलोनियल पीरियड के अंदर हम लोगों ने बात करी जैसे कि हमारा मेजर सोर्स ऑफ डिपेंडेंस वाज ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर थे और एग्रीकल्चर सेक्टर को ही हम लोग ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। हमारा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान राइट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का जो था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। इसके अंदर आपको चेंज देखने के लिए मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स उसके अंदर लगी हुई थी, दैट वाज 70 to 75%। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अंदर 10% और 15 से 20% आप लोग को देखने के लिए मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप लोग को देखने के लिए मिलता है रीजनल वेरिएशंस, राइट। जो आज जैसे अगर मद्रास प्रेसिडेंसी की बात की जाए जो कि अभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, कर्नाटका आता है, बॉम्बे एंड बंगाल जो था उसके अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिला वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, यानी कि इन एरिया से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर दूसरे अलाइड सर्विसेज के अंदर काम करने लगे। और वहीं पर अगर मैं सर्विस सेक्टर बाकी कुछ कंट्री स्टेट्स की बात करता हूं जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, दीज पीपल्स बेसिकली स्टार्टेड टू वर्क ऑन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। और आगे चलकर जब आप 5 ईयर प्लान्स के बारे में समझेंगे और उसके अंदर जब हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स के बारे में बात करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करेंगे, तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स को भी सबसे पहले कुछ ही स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर अप्लाई करवाया जाता है, जिसके अंदर राजस्थान वगैरह और पंजाब वगैरह की स्टेट्स आती हैं, क्योंकि यहाँ की हाई फर्टाइल लैंड आप लोग को देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? नाउ उसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। What about the infrastructure sector? How was our infrastructure sector? हमारा infrastructure sector कैसा था? So infrastructure sector did grow at that Britishers टाइम पीरियड। ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के दौरान हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रोथ तो करता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ अनइंटेंशनल थी। उसका बाय प्रोडक्ट हमें जरूर मिला, उसका बेनिफिट हमें जरूर मिला, और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स का इंडिया के अंदर था दैट वॉज दी रेलवेज। रेलवेज का योगदान सबसे बेहतर योगदान, सबसे इंपॉर्टेंट योगदान माना गया। तो कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है राइट, वो रेलवे के अंदर, पोर्ट्स के अंदर, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये डेवलप करते हैं। लेकिन जो रियल मोटिव था डेवलपमेंट का दैट वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल्स बट टू सबसर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। The basic intentions of developing the infrastructure sectors was just to meet the needs of the Britishers. Britishers की जरूरतों को फुलफिल किया जा सके, that was it. Road constructed in India prior to the advent of the British rule were not fit for the modern transportations. So roads were built primarily serve the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw materials from the countries to the nearest railway stations और पोर्ट्स, राइट। तो यार रॉ मटेरियल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सके, आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किया जा सके, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ट्रेड किया जाता था, राइट, ताकि इंग्लैंड में चीज़ों को आसानी से भेजा जा सके, है ना, फॉरेन डेस्टिनेशन तक हम लोग चीज़ों को आसानी से भेज सके। तो रोड्स को इसलिए सही करवाया था ताकि अपना फायदा देख सके। There is always a shortage of all-weather roads to reach out to the rural areas during the rainy seasons. Naturally, therefore, peoples mostly living in these areas suffered grievously during natural calamities and famines. सूखा पड़ जाता था या फिर नेचुरल कैलमिटीज होती थी तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र किया करते थे। The British introduced the railway in 1850. 1850 के अंदर रेलवेज लेकर आते हैं और रेलवेज को ही सबसे मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन उनका माना जाता है, लेकिन ये अनइंटेंशनल था, है ना, ताकि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, इसलिए वो रेलवेज को लेकर आते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा जो है हम लोगों को भी मिलता है। हम लोगों को क्यों मिलता है कि हम लोग एक दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं, हम लोग एक दूसरे के को जान सकते हैं। जब लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो दूसरों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। The railway affected the structure of the Indian economy in two important ways.
On the one hand, it enabled people to understand long distance travel, to take long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. ज्योग्राफिकली और कल्चरली जो दिक्कतें आ रही थी, हम लोग राइट इंडिया के अंदर देखो कितनी सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, हर 5 किलोमीटर के अंदर 6 किलोमीटर के अंदर आपको वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, तो हम सब एक दूसरे को समझ पाए अच्छी तरह से। तो ज्योग्राफिकल बैरियर्स तो थे वो खत्म हो गए, राइट। इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कॉमर्शियलाइज हो गया, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह बेच सके। एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड बट its benefit really accrue to the Indian people. The social benefit which the Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic losses. Right? तो भैया क्या बोला जाता है, जो इंडिया के लोगों को जो भी फायदा मिला था रेलवेज के साथ में, वो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस के अंदर ही कन्वर्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई हम लोग इसका बेनिफिट किसे दे रहे थे? अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स इन्वेंटेड और ब्रिटिशर्स made railways possible in India in order to help themselves, not to the Indian. Along with the development of the roads and railway, the colonial dispensations also took measures for developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory. The inland waters at times proved uneconomical, as in the case of the coastal canals and the Orissa coast. तो यार रेलवे ही कहता है, बेसिक सोर्स जो था वो रेलवे था, और कुछ कैनल्स वगैरह भी उस समय पर बनाए गए, आपको ये दिख रहे होंगे, लेकिन कैनल्स के कुछ फायदे वहाँ पर हुए नहीं। एयरलाइंस भी आप लोगों को नजर आएगी वहाँ पर। दो द कैनल्स वॉज बिल्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट, कैनल्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट के साथ बनाए गए, है ना। गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन वो रेलवेज के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनकी परिस्थितियाँ, उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उतना आउटपुट दे सकते थे। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया उस समय पर, लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो कॉन्सेप्ट था वो भी फेल हुआ। India similarly served the purpose of maintaining law and order. The postal service, on the other hand, despite serving a useful public service, remained all throughout inadequate. Postal services हमारी अच्छी नहीं थी, कैनल्स हमारे बनाए गए, कैनल्स कुछ काम के नहीं थे, राइट। तो यानी मेजर अगर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज जस्ट रेलवे, क्योंकि रेलवे की वजह से लोग एक दूसरे को समझ पाए, जिसकी वजह से ज्योग्राफिकल बैरियर्स जो है वो खत्म हो गए, राइट। लेकिन उसका भी नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ज्यादा फायदा अपना उठाया। तो कंक्लूजन क्या निकल कर आता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? तो कंक्लूजन इज दैट बाय द एंड इंडिया वन इट इंडिपेंडेंस, द इंपैक्ट ऑफ द 2 century long ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, 2 century, 200 साल राज करने के बाद आप लोग समझ पा रहे हैं कि उसका इंपैक्ट कितना भयंकर हो सकता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। The agriculture sector saddled with surplus labor and extremely low productivity. एग्रीकल्चर सेक्टर भी अच्छा नहीं कर रहा था, सरप्लस लेवल थी, यानी कि वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा था, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा था, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहा था। फॉरेन ट्रेड जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत थी ब्रिटेन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कुछ खास नहीं थी, रेलवे नेटवर्क को छोड़कर, राइट। एक्सपेंशन की जरूरत थी, पब्लिक ओरिएंटेशन की जरूरत थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें उस समय पर देखने के लिए मिल रहा था। अगर मैं नेट सार की बात करूं तो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा थे ब्रिटिशर्स के इंडिया के आने के बाद। ब्रिटिशर्स से इंडिया से आने के बाद जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल दिक्कतें आप लोग को देखने के लिए मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यही सारी बातें थी। मिलेंगे आप सब लोगों से अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी की तैयारी अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ करने के लिए आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ADA247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग वहां से नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, वहां पर ADA247 टाइप कर सकते हैं। ADA247 टाइप करते पहला लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा, ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करिएगा। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना है। यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाने के बाद सीयूटी यूजी के ऊपर जाइएगा। सीयूटी यूजी के ऊपर जाने के बाद आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सीयूटी साइंस का बैच यहाँ पर है, सीयूटी कॉमर्स का बैच यहाँ पर है, सीयूटी आर्ट्स का बैच है, सीयूटी लैंग्वेज एंड जीटी एंड सीयूटी महापैक। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप कॉमर्स के बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन
मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि उन सब लोगों को सीयूटी महापैक के लिए जाना चाहिए। सीयूटी महापैक के लिए क्यों जाना चाहिए? क्योंकि सीयूटी महापैक के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है सीयूटी महापैक का कि आप अगर इन बैचेस को परचेज करते हैं तो इन बैचेस के साथ आप लोगों को बाकी सारे जितने भी हमारे बैचेस आते हैं, जैसे प्रतिज्ञा 1.0, प्रतिज्ञा 2.0 सीरीज, जितने भी हमारी सीरीज आएंगे वो सारी की सारी सीरीज का एक्सेस आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट वन टाइम पेमेंट के बाद। अब जैसे ही इन कोर्सेज के ऊपर जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर सेल्स अभी चलने लग रही है, तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 कोर्सेज दिखेंगे और दोनों में प्राइसेस वेरिएशन दिखेगा। और ये वेरिएशंस क्यों आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है? क्योंकि इनके साथ में, यानी इस बैच के साथ में आपको फ्री बुक्स भी डिलीवर की जाती हैं आपके डोर स्टेप के ऊपर, और इस वाले बैच के अंदर आपको बुक्स नहीं मिलती है, आपको ई बुक्स मिलती है। तो अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कूपन कोड देगा, आपको इस कूपन कोड को यहाँ से रिमूव करना है। बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है। बाय नाउ के ऊपर करते ही आपको यहाँ पर कोड लगाना है। कोड रहेगा Y828। क्या कोड रहेगा आपका? Y828 कोड रहेगा। Y828 आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है, और Y828 अप्लाई करते ही आपको ये कोर्स 10,799 का देखने के लिए मिलेगा। तो ये कोड अप्लाई करना जरूर ध्यान में रखिएगा, Y828। और अगर आप सब लोगों के कुछ भी डाउट्स और कुछ भी क्वेरीज अगर आती हैं और आप सब लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अपने डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, तो आप सब लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। तो मेरी ईमेल आईडी रहेगी prince.thakur@adda247.com। इसके ऊपर आप सब लोग मुझे मेल कर अपनी कंसर्न, अपनी क्वेरीज जो है वो बता सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये सेशन बहुत शानदार लगा होगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी सीयूटी एग्जाम की। मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में। सब तक के लिए मैं आपका मेंटर प्रिंस आप सबसे कहता हूं जय हिंद।